नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार और रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे और तैयारी भी आपकी शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यहाँ हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, मैं थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को कराना चाहूँगा। आप लोग मुझे बताएंगे कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? आप कहेंगे सर भाग है 4, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए जोड़े गए हैं। इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हालांकि आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, तो विश्व में पहला देश है जिसने डीपीएसपी को अपने अपने देश में जन्म दिया, वो है स्पेन। और स्पेन से लिया आयरलैंड ने, आयरलैंड से लिया भारत ने। बात आती है कुछ स्टेटमेंट। केटी शाह कहते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक दैट पेज एट बैंक कन्वीनियंस। जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन कहते हैं कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। तो आप कहेंगे सर डीपीएसपी इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की अनोखी विशेषता है। आप कहेंगे डीपीएसपी इज द यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केसी व्हीलर कहता है कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। एलएम सिंधवी कहते हैं कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान कहा था? आप कहेंगे सर केटी शाह कहते हैं कि यह भावनाओं का कूड़ादान है। क्या है? कूड़ादान। हमने ये भी पढ़ा था कि जब कभी भी कानून बनाए जाएंगे तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। कि जब भी राज्य कानून बनाए, देश कानून बनाए, तो आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। हाँ जी। अब बात आती है आर्टिकल्स की। आर्टिकल 36 में था कि सर राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट हम लोगों ने कल पढ़ा था। हालांकि मैंने 12, 36 और 152 तीनों में ही राज्य की परिभाषा बताई है। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते क्योंकि ये वाद्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दिस इज नॉट डिबेटेबल, ये वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में हमने पढ़ा था कि सर राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। हालांकि अनुच्छेद 39 में भी यही सेम चीज है कि भैया अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य जो है, राज्य लोगों के लिए जो उनकी आधारभूत जरूरतें हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा कर पाए। उनको क्या पूरा कर पाए? आप कहेंगे सर उनको पूरा कर पाए। चलिए अब हम लोग यहीं से बात करेंगे, हम लोग यहीं से बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात करेंगे सर, यहां पर हमने पढ़ना है कि सर, हाँ जी पापा जी एकदम ठीक है, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। सर वैलेंटाइन डे के दिन भी पढ़ा रहे हो? ओहो, इतनी तेज घूंसा मारूंगा ना। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे क्या है? क्या है वैलेंटाइन डे? आप मुझे बताएं, क्या होता क्या है वैलेंटाइन डे? भूल गए आप उन शहीदों की क्रांतियों को? भूल गए उन क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान को, अपने आप को नौछावर किया है? याद भी है 14 फरवरी? याद है आपको 14 फरवरी? ये वही 14 फरवरी है जिस 14 फरवरी 1931 में देश के वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फिरंगी अदालत में, लाहौर की फिरंगी अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह वही 14 फरवरी है जिसे भारत में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे बहुत सारे जो हमारी रक्षा करने वाले वीर सपूत हैं, उन्हें मार दिया गया था, उन्हें शहीद कर दिया गया था। क्या भूल गए उन चीजों को? इतने मदहोश हो गए कि हम वैलेंटाइन डे मनाने लग गए।
हम अपने पुराने, जो हमारे, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्या हम उनके कुर्बानियों को भूल गए? हम पुलवामा अटैक में उन वीर शहीदों को भूल गए जो हम वैलेंटाइन डे की याद में, वैलेंटाइन डे में डूबे हुए, मदहोशी में डूबे हुए हैं? चलिए फिलहाल हम यहां पर बात करेंगे, मैंने कहा था कि अभी हम लोग बात करेंगे सर मौलिक कर्तव्य, आज नहीं हो पाएंगे, कल मौलिक कर्तव्य होंगे, कल मौलिक कर्तव्य होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि भैया मौलिक कर्तव्य चल रहे हैं, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे थे सर, पॉलिटी हमारा चल रहा है और ये पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए बहुत शानदार, पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे थे कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है जी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमारा चल रहा था डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ लिया था? ये क्लास इसकी होगी सेकंड। ये कौन सी क्लास है? क्लास नंबर सेकंड है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा? 39, आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 के बारे में हम लोग बात करेंगे सर, जल्दी से बताइए कि सर अनुच्छेद 39 क्या कहता है? ये कहता है कि सर ये भी कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कहता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो नागरिक हैं, सभी नागरिकों को उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी करनी होंगी। राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए मूलभूत जरूरतें पूरी करे। क्या करे जी? मूलभूत जरूरतें पूरी करे। यहां पर हम लोग बात करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर राज्य का कर्तव्य है, यहां पर आप कहेंगे सर राज्य का कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य होगा? क्या कर्तव्य है? तो आप कहेंगे इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, आप कहेंगे सर राज्य का कर्तव्य है, इट इज द ड्यूटी ऑफ, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। क्या ड्यूटी है जी? ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करेगा? वह भैया नागरिकों की जितनी भी मूलभूत जरूरतें हैं, नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करे। मूलभूत, जो मूलभूत जरूरतें हैं, ठीक है जी, बेसिक नीड्स, मूलभूत जरूरतों को पूरा करे। ठीक है जी, पूरा करे। जैसे कि हम कह सकते हैं जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उन नीड्स को पूरा करे। ठीक है, जो दिनचर्या वाली चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स को कंप्लीट करे। जैसे कि यहाँ पर इसका एक आर्टिकल है, इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39 का। क्या कहता है? 39 का कह सकते हैं, या भैया इसको क्या लिख सकते हैं हम? 39A भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य सभी लोगों को समान रूप से न्याय दे, समान रूप से न्याय दे, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाए, इक्वल जस्टिस टू ऑल and the provision of the free legal aid to the economically weak persons। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां पर लिखा है कि सभी को समान रूप से न्याय दिया जाए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई भी हो, सभी को समान रूप से क्या मिलना चाहिए? आप कहेंगे समान रूप से क्या मिलेगा? समान रूप से न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? समान रूप से न्याय। एवं जो भैया आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो फाइनेंशियली कमजोर हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, किसको भैया? पिछड़े लोगों को क्या होगा भैया? आप कहेंगे सर पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड कराए। निःशुल्क कानूनी सहायता, आप कहेंगे सर निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है जी, निःशुल्क कानूनी सहायता दें।
चलिए बहुत शानदार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो आप कहेंगे सर इक्वल जस्टिस टू ऑल, आप कहेंगे सर इक्वल जस्टिस टू ऑल, ठीक है, इक्वल जस्टिस टू ऑल, इक्वल जस्टिस टू ऑल, ठीक है, सभी को क्या होगा, इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड प्रोविजन, एंड प्रोविजन, किस कौन सा प्रोविजंस करे, तो आप कहेंगे सर एंड प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड, आप कहेंगे सर फ्री लीगल यानी कि कानूनी सहायता, लीगल एड। तो यहां पर आप लोग कहेंगे सर क्या होना चाहिए, फ्री लीगल एड किसको, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली यानी कि इकोनॉमिकली जो वीक हैं, इकोनॉमिकली वीक पर्सन, ठीक है जी, जो इकोनॉमिकली वीक पर्सन होंगे उनके लिए क्या होना चाहिए, तो उनके लिए आप कहेंगे सर वीक पर्सन्स, उनको क्या मिलना चाहिए, निशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। हालांकि इसे हम ये भी लिख सकते हैं समान कार्य के लिए समान न्याय, या समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भी इसी में आ जाएगा, वो बेसिक नीड में ही आता है माय डियर, वो बेसिक नीड में ही आ जाता है। तो आप लोग ये सारी चीजें यहां पर रखना, सारी चीजें यहां पर लिखना। इसको समान कार्य के लिए समान वेतन भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं समान कार्य के लिए, हालांकि ये आगे आएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। इसको आप लोग आगे भी लिख सकते हैं, एक आर्टिकल में आगे बताऊंगा। यहां पर आप लोगों ने लिख लिया कि सर आर्टिकल 39 का क्या कहता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सभी साथी प्लीज अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा क्या। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आगे की तरफ हम चल रहे हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल होगा, एक आर्टिकल है 39D। बहुत सारे आर्टिकल हैं लेकिन हम सभी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर 39 घ के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, चाहे कोई महिला है चाहे कोई पुरुष है, अगर वो एक ही काम करते हैं और एक ही बराबर करते हैं तो उन्हें इक्वल पे मिलना चाहिए। आप कहेंगे स्त्री एवं पुरुषों को, यहां आप लिख सकते हैं कि सर स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है जी। स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए, ठीक है जी, समान कार्य के लिए क्या होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान वेतन, ठीक है जी, समान वेतन हो। यानी कि आप कहेंगे सर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे प्रोविजन ऑफ इक्वल पे, ठीक है, समान वेतन का प्रावधान, का प्रावधान। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे भैया। चलिए आप कहेंगे सर प्रोविजन, किसका प्रोविजन है, कि चाहे स्त्री काम कर रही है चाहे पुरुष काम कर रहा है, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन ऑफ इक्वल पे, ऑफ इक्वल पे, ठीक है जी, इक्वल पे, किसके लिए इक्वल पे होना चाहिए, आप कहेंगे सर इक्वल पे, आप बताएंगे सर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल वर्क, यानी कि एक समान कार्य के लिए क्या होना चाहिए भैया, इक्वल वर्क, फॉर वुमेन एंड मैन, आप कह सकते हैं सर फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर मैन एंड वुमेन, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है जी, बहुत शानदार। क्या ये सारे फैक्ट आप लिख पाएंगे कि सर कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो हम लोग कहेंगे कि ऐसे पूछ लेगा कि सर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य का ये कर्तव्य है कि वह सभी को उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर पाए, तो अनुच्छेद 39 में है। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि सर राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात कौन कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो 38 और 39 दोनों में की गई है, ठीक है माय डियर। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे।
चलिए डीपीएसपी एक तरीके से भैया, एक तरीके से हमारी जो हमारे कुछ कर्तव्यों को या हमारे ऐसे अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं जिन्हें कानून ध्यान में रखकर भैया, संसद ध्यान में रखकर कानून कानून बनाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सारी चीजों के बारे में, ये हमने पढ़ लिया है, किसी को कोई आपत्ति तो ना है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ये कहेंगे सर ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन। किसका, ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों का गठन। आप कहेंगे सर ग्राम पंचायतों का गठन। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। आप कहेंगे भैया फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है जी, पंचायत। चलिए समझ गए आप लोग भैया, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। यहां हम लोग बात करेंगे कि सर ग्राम पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हम पढ़ रहे हैं, ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिए? चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए बहुत शानदार। अब बात आती है सर, ये हमने पढ़ा, अब एक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अधिकार, उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें भैया क्या दिया जाए, शिक्षा मुहैया करा दी जाए। यानी कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां पर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें शिक्षा का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है? तो आप कहेंगे सर कुछ मामलों में शिक्षा रोजगार का अधिकार आर्टिकल 41 में दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, पीडीएफ अजय कुमार जी, पीडीएफ भैया 1 घंटे के बाद डल जाती है, 1 घंटे के बाद डल जाती है। सिद्ध कसाना जी, लव यू मेरे लाल। चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर कुछ मामलों में, कुछ मामलों में। ठीक है जी, कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का अधिकार, रोजगार व शिक्षा, रोजगार व शिक्षा का, रोजगार व शिक्षा का प्रावधान। ठीक है जी, क्या है, प्रावधान है। ठीक है, प्रोविजन। आप कहेंगे सर किसका प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। आप कहेंगे सर यहां पर किसकी बात हो रही थी? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर क्या कर सकते हैं, सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार और व शिक्षा पा सकते हैं, यानी कि कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का प्रावधान है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप कहेंगे सर किसका यहां पर बात आ गई, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एंड एजुकेशन। ठीक है जी, चलिए एजुकेशन का प्रावधान है, या इसको सिंपल भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि जो सभी नागरिक, जो भारतीय नागरिक हैं, सभी नागरिकों को क्या दिया जाएगा भैया, सभी नागरिकों को, या सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर, ऐसे लिख सकते हैं सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर क्या कर सकते हैं जी, आधार पर क्या कर सकते हैं भैया, रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं, रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शिक्षा पा सकें। ठीक है जी, पा सकें। ये ऐसे लिखा हो सकता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑल सिटीजन, ऑल सिटीजन, ऑल सिटीजन कैन गेट, ठीक है, आप लिखेंगे सर कैन गेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एंड एजुकेशन, एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे टू देयर
उनकी जो एबिलिटी है, जो उनकी एबिलिटी है, या आप कह सकते हैं सर अपनी एबिलिटी के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आप कहेंगे भैया उनकी एबिलिटी, उनकी जो एबिलिटी होगी उनके आधार पर क्या कर सकते हैं, शिक्षा और रोजगार पा सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक चीजें? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अब जैसे कि मनरेगा, नरेगा चला था, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलाई गई थी? आप कहेंगे सर वो अनुच्छेद किसके तहत चलाई गई थी? तो आप कहेंगे सर वो अनुच्छेद 41 के तहत, आप कहेंगे सर इसमें मनरेगा क्या चलाया गया था? आप कहेंगे सर मनरेगा। मनरेगा, मनरेगा कब चला? 2005 में, और इसका नामकरण 2009 में क्या कर दिया? 2009 में नरेगा कर दिया। क्या कर दिया? नरेगा। आप कहेंगे नरेगा, ठीक है। और इसमें क्या है? 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। क्या किसकी गारंटी है? इसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी है, ठीक है जी। क्या है? गारंटी है। तो क्या ये सारे फैक्ट हम नहीं पढ़ पाएंगे? क्या ये सारी चीजें हम नहीं लिख पाएंगे? कि सर ये बताएं कि सर 100 दिन का रोजगार किस में दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है। और ये योजना किसके आधार पर चली है? आर्टिकल 41 के आधार पर। मनरेगा और नरेगा, मनरेगा 2005 में स्टार्ट हुई थी, जिसे 2009 में नरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नरेगा कर दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया सचिन गुजर माय डियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम लोग इनके क्वेश्चंस कैसे लगाएं। देखिए हमारी एक जीएस बुक आती है, जीएस निधि, जीएस निधि आप लीजिए। जीएस निधि में सारे क्वेश्चंस दिए हैं, सारे क्वेश्चंस दिए हैं। अब आप सोचेंगे मैं ये थ्योरी कहां से बना रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर है इनको मैं कहां से देख पा रहा हूं? तो हमारी बुक में तो है ही है, फिर मैं इनकी थ्योरी येलो बुक से भी देख रहा हूं कि भाई क्या मैं ऐड कर सकता हूं, क्या चीजें मैं यहां पर बना रहा हूं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने 36 नहीं कराया, अच्छा चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं कराया। बेटा क्लास ठीक से देखा करो माय डियर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां पर आपने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं सर अनुच्छेद, यहां पर आपने लिख लिया, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं माय डियर, आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे सर अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में लिखा है कि कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, ऐसी स्थिति जहां पर मनुष्य काम कर पाए, जहां पर ऑक्सीजन हो, पानी हो, साफ सफाई हो, ऐसी स्थिति में रहकर मनुष्य काम कर पाएगा। तो ये जो प्रावधान दिए हुए हैं, ये प्रावधान कहां पर दिए हैं? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 42 में। कहां पर? अनुच्छेद 42। आप कहेंगे सर कार्य करने की मानवीय दशाएं, कार्य करने की कौन सी स्थिति? ऐसी स्थिति न्याय संगत दशा कह सकते हैं, न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, एवं मानवीय दशाएं, ठीक है जी। यहां पर आप लिख सकते हैं मानवीय दशाएं, ठीक है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन, आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति जहां पर ह्यूमन कंडीशन, ठीक है जी। चलिए कंडीशन ऑफ वर्क, चलिए बहुत शानदार, कि ऐसी स्थिति जहां पर मनुष्य काम कर पाए। और इसी में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया यदि कोई महिला गर्भवती है, यदि कोई महिला गर्भवती है और वहां पर काम कर रही है, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करती है, तो गर्भवती महिलाओं की सहायता की जाएगी। क्या की जाएगी? सहायता की जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे सर स्त्रियों की प्रसूति सहायता, स्त्रियों को प्रसूति सहायता, कौन सी सहायता मिलेगी? जो गर्भवती महिला, प्रसूति सहायता, ठीक है जी,
प्रसूति सहायता, जिसे हम मैटरनिटी हेल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटरनिटी हेल्प। कि भैया कौन सी सहायता दी जाएगी? आप कहेंगे सर मैटरनिटी हेल्प। कि भैया मैटरनिटी हेल्प, ठीक है, मैटरनिटी हेल्प। ये भैया किस में लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर मैटरनिटी हेल्प टू वुमेन, कि जो महिलाएं हैं इनको प्रसूति सहायता मिलेगी। अब भैया जैसे कि जो गर्भवती महिला है, जो सरकारी संस्थान है वो गर्भवती महिला को 6 महीने की छुट्टी देते हैं। 6 महीने की छुट्टी देते हैं। कितने महीने की छुट्टी देते हैं जी? 6 महीने की छुट्टी देते हैं। चलिए, बहुत शानदार। एक बच्चा कह रहा है मजा आ रहा है। तो भैया मजा आ रहा है तो इतना बड़ा मैसेज क्यों लिख दिया आपने? ये तो मुझे लग रहा है कि आप मैसेज टाइप करने में ही रह जाओगे। इतना बड़ा मैसेज अगर लिखोगे, प्लीज मैसेज देखिए, इतना समय नहीं होना चाहिए हमारे पास कि हम इतने बड़े बड़े मैसेज लिखें। हमें तो पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप बात करेंगे जैसे कि जो सरकारी संस्थान होती है वहां पर 6 माह की छुट्टी होती है। 6 माह की छुट्टी मिल जाती है। कितने महीने की? 6 महीने की मैटरनिटी हेल्प मिल जाती है। सैलरी आती है बराबर, सैलरी बराबर आती है अकाउंट में, ठीक है। लेकिन कुछ प्राइवेट संस्थान है जो छुट्टी नहीं देते, उनमें मुश्किल से 2 महीने या 1 महीने की छुट्टी मिलती है, वो भी विदाउट पे, ठीक है। अब क्या ऐसी स्थिति में पिता को भी छुट्टी मिलती है 15 दिन की। सरकारी संस्थानों में 15 दिन की छुट्टी मिलती है पिता को, अगर बेटा होता है, बेटी होती है घर में। तो क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे? क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे? मुझे बताएं जल्दी से। सिंपल सी चीजें थी। चलिए, अब बात करते हैं सर आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 43 कहता है कि सभी मजदूरों को जो कृषि एवं औद्योगिक कार्यों में लगे हुए हैं, राज्य का कर्तव्य है कि उन मजदूरों को उचित मजदूरी दी जाए, यानी कि उनके जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी दी जाए। ध्यान रखना कि सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके, ये कर्तव्य किसका है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट ऑल लेबर्स engaged in agriculture and industry get fair wages for living। कि सर ऐसे मजदूर जो औद्योगिक और कृषि में लगे हुए हैं, उन लोगों को उनके जीवन यापन के लिए एक उचित मजदूरी मिल पाए, यह प्रावधान करने का अधिकार किसका है? यह कर्तव्य किसका है? यह राज्य का कर्तव्य है। किसका जी? राज्य का कर्तव्य है। हाँ, एक बच्चा क्या कह रहा है सर? ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, आज 14 फरवरी नहीं है, बट आपने वैलेंटाइन डे की बात क्यों की? वीडियो रिकॉर्डेड है क्या? ये कुछ समझ नहीं आया। मेरी प्यारी बहन, आप मत समझो, आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। चलो, आप फिलहाल ये समझो, ये जरूरी है आपके लिए, ये जरूरी है आपके लिए। वैलेंटाइन डे जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, ठीक है। मैंने क्यों की क्यों नहीं की वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़ दो, ठीक है प्यारी बहन। चलिए, अब तो आप समझ गई होंगी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ और मैं नाम ले सकता था आपका, लेकिन छोड़ो, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। पता नहीं आप ये हरकतें क्यों करते हो, क्यों करते हो ये चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सर राज्य का कर्तव्य है, मैं शॉर्ट में लिखवाता हूँ। राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी मजदूरों को, सभी मजदूरों को क्या करेगा? सभी मजदूरों को, मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके, उचित मजदूरी। आप कहेंगे सर मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके, ठीक है जी। क्या मिल सके? मजदूरी मिल सके, ठीक है। मजदूरी, उचित मजदूरी का प्रावधान, सभी मजदूरों को उचित मजदूरी दी जाए, या उचित मजदूरी जिससे उनका जीवन यापन चल पाए। तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सर गेट फेयर, क्या हो जाएगा जी? गेट फेयर वेजेस फॉर लिविंग, ठीक है जी, वेजेस फॉर लिविंग, ठीक है जी। जीवन निर्वाह के लिए उन्हें उचित मजदूरी मिल पाए, इसका प्रावधान किस में लिखा है? अनुच्छेद 43 में। और अनुच्छेद 43 में भैया एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 43 का। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है जी।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। 43 का क्या कहता है? 43 का कहता है कि जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। एम्प्लॉयज कैन बी मेड पार्टनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। आप कहेंगे सर यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। बीटी कृष्णाचारी को आप पिछली क्लास में टीटी कृष्णाचारी, भैया बीटी अलग है, टीटी अलग है माय डियर, ठीक है। टीटी कृष्णाचारी अलग है, बीटी कृष्णाचारी अलग हैं, समझ गए। बीटी कृष्णाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष, सेकंड चेयरमैन थे संविधान सभा के, वो मैंने बताए थे बीटी कृष्णाचारी। और टीटी कृष्णाचारी मैंने बताए हैं जो राज्यसभा के जो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। और भैया उन्होंने कथन दिया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भावनाओं का सच्चा कूड़ादान है। प्लीज भैया कंफ्यूज मत किया करो अपने आप को। पता है कंफ्यूजन कहाँ होती है? जब हम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, जब हम अपने आप को ये सोचने लगते हैं अच्छा ये वाला ऐसे भी हो सकता है, ये वाला ऐसे भी हो सकता है, जब हम एज्यूम करने लगते हैं। तो एज्यूम नहीं करना, एज्यूम नहीं करना, एज्यूम करने में दिक्कत है। आप कहेंगे सर कर्मचारियों को क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कर्मचारियों को औद्योगिक, जो औद्योगिक मामले हैं, औद्योगिक, आप कहेंगे सर औद्योगिक प्रबंधन में क्या बनाया जाए? औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में। आप कहेंगे सर औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में। कहाँ पर भैया? प्रबंधन में। आप कहेंगे सर प्रबंधन में क्या किया जाएगा? औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। क्या बनाया जाए जी? आप कहेंगे सर भागीदार बनाया जाए। मतलब यदि कोई कंपनी भागीदार बनाया जा सके या बनाया जाए, ठीक है जी, बनाया जाए। जैसे कोई कंपनी कानून बना रही है तो वो कानून केवल अपनी मर्जी से ना बना दे, बल्कि उसमें मजदूरों का जो एक संगठन होता है जिसका लीडर यूनियन मजदूर संघ का अध्यक्ष कहलाता है या यूनियन लीडर कहलाता है, वो भैया इसमें कानून बनने का ध्यान रखता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एम्प्लॉय कैन बी मेड पार्टनर्स। आप बताइएगा सर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज कैन बी मेड पार्टनर्स। क्या बन रहे हैं भैया? पार्टनर्स बन रहे हैं, ठीक है जी, पार्टनर्स। किस में पार्टनर्स बन रहे हैं? तो आप कहेंगे सर इन द, किस में भैया? इन द मैनेजमेंट। कौन से मैनेजमेंट में? तो आप कहेंगे सर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल। आप कहेंगे सर इंडस्ट्रियल, ठीक है जी। आप भैया बता सकते हैं इंडस्ट्रियल किस में भैया? इंडस्ट्रियल किस में? इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है जी, किस में? इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। कि जो भी कानून नियम बनेंगे वो कर्मचारियों के जो एम्प्लॉय हैं उनके जो यूनियन लीडर होंगे उनके सहयोग से बनाए जाएंगे, ठीक है जी। क्या यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? क्या यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। नरेंद्र सिंह कह रहे हैं सर आज पहली बार सर से मिले हैं। सर पहली बार अच्छा इसे सर से मिले हैं जिनसे पढ़ने का मन कर रहा है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं आज पहली बार ऐसे मास्टर से मिले हैं जिससे आपका पढ़ने का मन हो रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग इन सारे चीज़ों को लिखिएगा। अब बात आती है सर इसको कब जोड़ा गया था, कि सर ये बताएं कि इसको कब जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया या एड ऑन किया। क्या किया? एड ऑन किया है, ठीक है भैया। कब एड ऑन किया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे एड ऑन कर लिया। एक आता है भैया आपका 43 ख यानी कि 43 बी।
आर्टिकल 43B क्या कहता है, आप लोग मुझे बताएं कि सर अनुच्छेद 43 कहता है कि सहकारी राज्य सहकारी समितियों का गठन। एक 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में कि सर 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, जिसके द्वारा ये राज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया। क्या किया गया? राज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये मुझे बताएं, आप लोग ये मुझे बताएं कि सर राज्य सहकारी समितियों का गठन, राज्य सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन, किसका? समितियों का गठन। ठीक है जी, क्या होगा जी? राज्य सहकारी समितियों का गठन। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव। आप कहेंगे किसका गठन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज, सोसाइटीज। अच्छा, इसको कब जोड़ा गया था? आप कहेंगे सर इसे जोड़ा गया था 57वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 कि सर राज्य सहकारी समितियां कैसे, जैसे कि आप विशाल मार्ट में जाते होंगे, आप अपने बाजार में जाते होंगे, आप बी मार्ट में जाते होंगे, आप सस्ता बाजार में जाते होंगे, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत बनाई जा सकती हैं? तो ये अनुच्छेद 43 ख के द्वारा बनाई जाएंगी। और 43 ख कब जोड़ा गया? आप कहेंगे 57वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये दिखाना है इनका क्या था? चलिए बहुत बढ़िया, ऊपर ऊपर अच्छा अवनीश कुमार, क्या क्या बेटा अब बताना, इनका भी बताओ क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी है, अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो जरूर पढ़ा जाएगा, बाकी पढ़ाते समय तो कमेंट पढ़े नहीं जाते हैं भाई, पढ़ाते समय तो कमेंट पढ़ नहीं सकते, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, क्या पूछा था इन्होंने? अब आप, अब मैं आपको कैसे आंसर करूं, आप मुझे बताओ। मैं पढ़ा रहा हूं आपको राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और आप आईपीसी 376 में लगे हुए हो, आप वहां पर रेप की धारा मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं आपको वहां पर वो बताऊं या ये बताऊं? अब आईपीसी खत्म हो चुका, अब अभी भी आईपीसी में लगे हुए हो, अभी भी आप 376 में लगे हुए हो, तो सिलेबस से हटकर जाओगे तो मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं आपके प्रश्न पर, मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं आपके प्रश्न पर, मेरा ध्यान जाएगा जब आप सिलेबस से रिलेटेड पूछोगे। ठीक है, रिलेटेड चैप्टर, आज जो चैप्टर पढ़ चल रहा है इससे संबंधित पूछोगे, मैंने आज पढ़ा दिया, अब इसे 10 दिन के बाद पूछोगे तो कैसे बताऊंगा मैं? ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, तो आप कहेंगे सर 2011, ये क्या है जी? 2011 में, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2011, क्या लिखा है जी? ये 2011, समझ गए आप माय डियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या लिखा हुआ है बताइए? अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है? यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर समान नागरिक संहिता, इसमें लिखा है समान नागरिक संहिता। चलिए समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड। चलिए, यानी कि यूसीसी जिसे बोलते हैं कि भैया राज्य में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार होगा, राज्य में सभी धर्म एक समान होंगे, राज्य में किसी जाति विशेष को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सभी जाति सभी धर्म एक समान होंगे, जिस आधार पर पति तलाक ले सकता है उसी आधार पर पत्नी भी तलाक ले सकती है, लिविंग रिलेशनशिप में यदि कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को उन
पेरेंट्स का बायोमेट्रिक फादर बायोमेट्रिक मदर माना जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल, बायोमेट्रिक नहीं, बायोलॉजिकल फादर। मान लीजिए कोई लड़का लिविंग में रह रहा है किसी लड़की के साथ और उस दौरान उनके उनके कोई बच्चा होता है, तो वो बच्चा उनका भैया वैधानिक यानी कि लीगली वारिस होगा। समझ रहे हैं? मान लो जैसे कि कोई लड़का है, जैसे सचिन है, सचिन भैया किसी के साथ लिविंग में रहता है, ठीक है। तो अगर इनको कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा सचिन का लीगल बेटा होगा और वो सचिन की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा ले सकता है। समझ गए आप मेरी बात? समझ गए आप मेरी बात? चलिए, तो इसको प्रथम राज्य जिसने लागू किया था, प्रथम राज्य। आप कहेंगे सर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, फर्स्ट स्टेट कौन सा था? तो आप कहेंगे सर गोवा था। हालांकि गोवा तो आजादी से पहले ही लागू कर चुका था। अब बात करते हैं कि सर आजादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन भैया? आजादी आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद, ठीक है। आजादी के बाद यानी कि आफ्टर फ्रीडम, यहां पर आप लिख सकते हैं जी आफ्टर फ्रीडम। तो इसको पहला राज्य बन गया, आप कहेंगे सर 27 जनवरी 2025। और टाइम क्या था? टाइम था जी 12:30 बजे, यानी कि 12:45, ठीक है। 12:30 पर भैया क्या किया गया था? यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया गया था, यूसीसी पोर्टल। आप कहेंगे सर यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया था और 12:30 बजे इसको भैया उत्तराखंड ने लागू किया था। किसने? यूके, मतलब उत्तराखंड। तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड के द्वारा लागू कर दिया, लागू किया। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा लागू कर दिया। तो यहां पर आप लोग बात करेंगे सर किसके द्वारा लागू कर दिया था? उत्तराखंड के द्वारा। हालांकि गुजरात ने भी संकेत दे दिए, गुजरात ने भी 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है जो यूसीसी को लागू करेगा। तो आप कहेंगे आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा बना है? आजादी के बाद प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड। ठीक है माय डियर, चलिए यहां तक आप लोग समझ गए क्या? यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? अब बात आती है सर अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 है, चलिए बहुत शानदार, यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बहुत शानदार। स्लो चल रहे हैं? नहीं भैया स्लो थोड़ी हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने भैया, यहां तक आपने पढ़ लिया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा अब बात आती है सर, एक आर्टिकल है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या लिखा है इसमें? आप कहेंगे सर आर्टिकल 45 इसमें लिखा है, बाल्यावस्था की देखरेख, बाल्यावस्था की देखरेख, बाल्यावस्था की देखरेख, देखरेख एवं बाल्यावस्था की देखरेख एवं बाल्यावस्था की देखरेख एवं आप क्या कहेंगे सर, प्रारंभिक शिक्षा। जो बच्चा जो 6 साल से कम है, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर प्रारंभिक शिक्षा। चलिए बहुत शानदार, प्रारंभिक शिक्षा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सर क्या होगा, बाल्यावस्था की देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा। अब जो बच्चा जो 6 साल से कम आयु का है, जो 6 साल से कम आयु का बच्चा होगा, जो 6 साल से कम है भैया ध्यान रखना, 6 साल से कम, जो 6 साल से कम एज का होगा उस बच्चे की जो बाल्यावस्था है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसकी बात की गई अनुच्छेद 45 में। किस में? अनुच्छेद 45। आपने देखा होगा जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं ना, वो इसी के तहत चलते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाया जाता है। उन्हें भैया मिड डे मील के थ्रू दलिया, खाना पीना सब कुछ मिलता है। क्या होता है जी? सब कुछ मिलता है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया आशीष यादव जी, धन्यवाद। चलिए बहुत शानदार, चलिए
बहुत बड़ी, गोवा ने पहले ही लागू कर लिया था भाई, गोवा ने पहले ही लागू कर दिया था। अनुच्छेद अनुच्छेद 46 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 46, चलिए बहुत बढ़िया। यहां हम बात करेंगे सर, आप कहेंगे सर एससी एवं एसटी। चलिए हम बात करेंगे सर एससी एसटी जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ठीक है जी, विशेष प्रावधान, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एसटी, ठीक है। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हो जाएगा? स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, प्रीवियस ईयर पर आधारित है ये, प्रोविजन फॉर एससी एसटी, कि भैया जो एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, आप कहेंगे सर इसका मतलब हो जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या हो जाएगा जी इसका मतलब? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है जी, ट्राइब्स। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक आपने इसको लिख लिया है। हाँ जी बहुत बढ़िया। राइट टू अर्ली चाइल्डहुड, ये लिख लीजिए, ये मैंने नहीं लिखा है। आप कहेंगे सर बाल अवस्था की देखरेख, यानी कि क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर राइट टू अर्ली चाइल्डहुड, आप ऐसे लिख सकते हैं सर इसमें, राइट टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड, आप क्या कहेंगे सर? चाइल्डहुड एंड किसकी भैया? एंड किसका भैया? एजुकेशन। तो आप क्या कहेंगे सर? एजुकेशन किसके लिए? जो 6 साल से कम होगा, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिलो, आप कहेंगे सर किससे नीचे होगा? तो आप कहेंगे सर बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है जी, 6 साल। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, सारी चीजें लिख ली। चलिए अभी भैया इसमें दूसरी क्लास है, मेरी मजबूरी है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा तुरंत। इसमें 47, 48, 49, 50 कुछ आर्टिकल बचे हैं, कल मौलिक कर्तव्यों में पढ़ा दूंगा, कल मौलिक कर्तव्यों में मैं उनको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है जी। चलिए, तो क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। चलिए ऐसे ही मज़े लेते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।